बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास 4 ट्रेयर ऑफ नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 7 में खुश आमदीद। इससे पहले हम 6 पार्ट हो चुके हैं क्लास 4 के जनरल साइंस के। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, ग्लास इज मेड फ्रॉम डैश, शुगर, सैंड, प्लास्टिक, रबर। तो जो शीशे है वो किससे बनता है? वो सैंड से बनता है, रेत से बनता है। अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, ज़मीन पर कितने फीसद हिस्सा जो है वो खुश्की है? तो ये इसका आंसर है 29%, 29% जो हिस्सा है वो खुश्की है और बाकी 71% वाटर है। टू मेक थिंग्स रीयूजेबल इज कॉल्ड, ऑप्शन है रिसाइकलिंग, केयर, रिसाइकलिंग, नन ऑफ दिस। तो चीज़ों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना रिसाइकलिंग कहलाता है। An example of non-renewable resources is oil, solar energy, soil, air। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऑयल आता है जो दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक मरतबा इस्तेमाल हो जाए। द बेसिक मटेरियल दैट ह्यूमंस गेट फ्रॉम लैंड, सी और एयर इज कॉल्ड डैश रिसोर्सेज। तो ऑप्शन है इन्वायरमेंटल, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जी नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल जो इंसान हासिल करता है ज़मीन से, समुंदर के अंदर से और हवा में से। तो उन वसाइल को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अबाउट डैश ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितने फीसद जो ज़मीन है उस पर काश्तकारी की जाती है? 8%, 11%, 15%, 23%। तो ये 11% ज़मीन ऐसी है जिस पर कल्टीवेशन की जाती है। ऑन द ग्लोब ब्लू कलर रिप्रेजेंट, जो ग्लोब है उस पे जो नीला रंग होता है तो वो किसको ज़ाहिर करता है? स्काई, आसमान को, वाटर, पानी को, माउंटेन, पहाड़ों को, या ट्रीज, दरख्तों को। तो इसका आंसर है वाटर, पानी को ज़ाहिर करता है। द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑन वाटर 50%, 57%, 71%, 29%। तो ये पहले मैं बता चुके हूँ कि ज़मीन पर 71% जो हिस्सा है ज़मीन का वो उसमें पानी है और 29% जो हिस्सा है उसमें खुश्की है। अबाउट डैश ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन द ओशन, 33%, 57%, 87%, 97%। तो ज़मीन पर कितने फीसद हिस्सा ऐसा है जो ओशंस हैं? तो ये 97% है। वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, दुनिया में खुश्की का दिन या ज़मीन का दिन को, सॉइल डे जो मट्टी का दिन है वो कब मनाया जाता है? जिसे हम खुश्की का दिन भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर है 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज कम्प्लीटली कवर विद ट्रीज इज कॉल्ड, ज़मीन का वो हिस्सा जो मुकम्मल तौर पर दरख्तों से ढका हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे फॉरेस्ट, जंगलात कहा जाता है। फॉरेस्ट कवर ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उसमें जंगलात कितने फीसद हैं? 5.2% जो हैं वो जंगलात हैं। पाकिस्तान लार्जेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुदरती जो जंगल है वो बलूचिस्तान के कौन से शहर में है? खुजदार, ज़ियारत, कोयटा, तुर्बत। तो ये ज़ियारत में है। क्रूड ऑयल फाउंड डैश वेजिटेबल्स, अंडरग्राउंड, एनिमल्स फैट्स, मस्टर्ड सीड्स। तो जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ से निकाला जाता है? वो अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। जिस तरह हमारे क्रूड ऑयल में आ जाता है जी, ये केरोसिन ऑयल आ जाता है, पेट्रोल, डीजल, ये क्रूड ऑयल में आते हैं, ये अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइज़र, इनमें से कौन सी चीज़ खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होती है? नेचुरल गैस, कोयल, सॉइल, फॉरेस्ट। तो ये नेचुरल गैस जो है वो फर्टिलाइज़र, खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। द सेकंड लार्जेस्ट माइन ऑफ नेचुरल साल्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड, दुनिया की दूसरी बड़ी कान कुदरती नमक की कौन सी जगह पर है? ये ऑप्शन है स्वाबी, क्योरा, फैसलाबाद, मुल्तान। तो ये क्योड़ा में ये दुनिया की दूसरी बड़ी कान है जहाँ पर नमक है, क्योड़ा की कान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर
मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, साल्ट, ऑल ऑफ दिस। तो ये इनमें से कौन से मिनरल्स हैं, मादनियात हैं? तो ये गोल्ड, सिल्वर, साल्ट ये सब क्या हैं, मादनियात हैं, ये ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। द रिमेन्स द इम्प्रिंट्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लिंट पॉइंट, रिमेन्स, फॉसिल, ऑल ऑफ दिस। तो जो जानवर मर जाते हैं या गल सड़ जाते हैं तो उनके जो नकूश मिलते हैं कई साल गुजरने के बाद, जिस तरह ये पिक्चर में है, इसे क्या कहते हैं हम? इन्हें हम फॉसिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर आर शोन। ये पीएसटी के पेपर 3 में आया हुआ है, डेट नाइट कंफर्म नहीं है। तो ये फिगर में ये क्या शो कर रहा है जी? ये रीजनरेटेबल एनर्जी सोर्स है, न्यूएस्ट एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, या नन ऑफ दिस? तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि ये एनर्जी विंड मिल्स से बनाई जा रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड टर्बाइंस चला के ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि एयर एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज? सनलाइट, रेन, टाइड्स। तो ये ऑल ऑफ दीज ये हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, एयर। तो जो पेट्रोलियम है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि अगर पेट्रोल को एक मरतबा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे वापस वो नहीं आएगा, क्योंकि वो इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन जो सनलाइट है उससे हम जो होती है एनर्जी कंजर्व होती है, तो सनलाइट से एनर्जी स्टोर होती है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। लेकिन पेट्रोल से क्या होता है, पेट्रोल एक मरतबा गाड़ी में पड़ गया, वो इस्तेमाल हो जाता है, बस वो ख़त्म। तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम, ये पीएसटी पेपर 3 में आया हुआ है जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी किस से पैदा की जाएगी? पेट्रोल से, कोयल से, विंड से, या डीजल से? तो ये विंड से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ नेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड इज़ कॉल्ड। ये एनटीएसडीएम के पेपर में 6 फरवरी 2021 में आया हुआ है जी, कि ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी उसे क्या कहते हैं जी? इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, अर्टिंग, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन्वायरमेंटल मिटिगेशन, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम ऑप्टिमल यूज़ करते हैं नेचर का प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और फूड के लिए। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? सन, सूरज, नेचुरल गैस, विंड, ओशन टाइडल एनर्जी। तो ये नेचुरल गैस जो है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो कुदरती वसाइल हैं उनको महफूज करना, उनकी हिफाजत करना क्या कहलाता है? पोल्यूशन, आलूदगी कहलाता है। कंजर्वेशन, उनका हम क्या कहलाता है उसे? उनको कुदरती वसाइल को बचाना कंजर्वेशन कहलाता है, कि हम उनका बचाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया, यूनिट नंबर 8, अर्थ वेदर एंड climate. The daily condition of the environment or atmosphere of a location is called the weather. जो हमारी रोज़ की जो किसी माहौल की कंडीशन होगी, हालत होगी, या उसका एटमॉस्फेयर होगा किसी खास लोकेशन का, हम उसे उसका वेदर, उसका मौसम कहेंगे। स्टडी ऑफ वेदर कंटेंस, स्टडी ऑफ वेदर कंडीशंस इज कॉल्ड डैश। मौसम की जो सूरत हाल है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं इसे। The people related to meteorology are known as scientists, climates, meteorologists, none of these। तो ये meteorologists कहलाते हैं। If it rains suddenly, अगर अचानक बारिश हो जाए, what do you observe? आप क्या मुशाहिदा करते हैं? तो ये वेदर कंडीशन है, क्लाइमेट है, वेदर एंड क्लाइमेट है, या लोकेशन है। तो अचानक बारिश हो जाए तो आप वेदर कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, मौसम की सूरत हाल क्या है जी उसको ऑब्जर्व करते हैं। एनुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन दी वेदर। जो एनुअल रोटेशन है अर्थ की सूरज की गिर्द और इसका ज़मीन का अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मौसम के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एवरेज चेंज एन एवरेज लॉन्ग ड्यूरेशन कंडीशन ऑफ वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। एक औसतन किसी भी इलाके का जो मौसम है वो उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन जो उसकी कंडीशन है लंबे अरसे तक उसकी जो हालत है, जिस तरह अब पाकिस्तान की ले लें तो पाकिस्तान के शुमाली इलाके जात में जो है ठंड ज़्यादा होती है, तो जिस तरह नथिया गली मरी नारायण कगान इस इलाके में ठंड ज़्यादा होती है और ये मौसम इनका तकरीबन 6 महीने तक ठंडा रहता है। इस तरह पंजाब वाली साइड में या सिंध में चले जाएं तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ का मौसम ज़्यादा लंबे अरसे तक गर्म रहता है, तो हम उस इलाके की उस हालत को एक एवरेज लॉन्ग ड्यूरेशन कंडीशन ऑफ वेदर को हम क्लाइमेट कहेंगे, आबो हवा कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द लिविंग हैबिट्स डाइट ग्रोथ एंड कलर ऑफ पीपल वेदर क्लाइमेट बोथ ही एंड बी नन ऑफ दिस। तो जो क्लाइमेट का असर होता है वो किसी भी इंसान की हैबिट्स, उसकी आदत पे, उसकी डाइट और उसकी ग्रोथ और कलर पे क्लाइमेट का असर बहुत होता है। डैश इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार बहुत से पास पेपर में आया हुआ है जी। बैरोमीटर जो है, जिससे बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ विंड। ये अब आगे ऑप्शन दिए हुए हैं एनीमोमीटर, विंड वेन, टेम्परेचर, रेन गॉज। तो हमने हवा की सिमत को नापने के लिए कौन सा पैमाना यूज़ करते हैं, ये इसकी पिक्चर भी बनी हुई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये विंड वेन है जिससे हम हवा की सिमत को डायरेक्शन ऑफ विंड को मेजर करते हैं। विंड वेन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एन एनीमोमीटर मेजर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड स्पीड, रेन। जो एनीमोमीटर है वो विंड की स्पीड को मेजर करता है। द रेन इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। ये तीनों एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और रेन की जो रेन है उसको मेजर करने के लिए कौन सा पैमाना इस्तेमाल होता है, रेन गॉज। विच इंस्ट्रूमेंट शोज यू हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको बताता है कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो ये थर्मोमीटर आपको बताता है। द मैक्सिमम रेन इन वन डे इन पाकिस्तान वाज ऑन 23 जुलाई 2001 इन 23 जुलाई 2001 में पाकिस्तान के कौन से शहर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई एक दिन में, कराची, एबटाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर। तो इसका आंसर है इस्लामाबाद। How many millimeter rains was recorded on 23 जुलाई 2001 in इस्लामाबाद। 23 जुलाई 2001 में इस्लामाबाद में कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, 620 मिलीमीटर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। The maximum day temperature of 58 डिग्री सेंटीग्रेड was recorded in dash in the desert of Libya, अफ्रीका। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है 58 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सी लिबिया में, अफ्रीका के अंदर, लिबिया डेजर्ट है अफ्रीका का, तो वहाँ पे कौन सी सन में ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेजर किया गया था, तो ये 1922 में। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या था जी, ये था was 53.7 डिग्री इन डैश बलूचिस्तान on 28 मई 2017। 28 मई 2017 में बलूचिस्तान के अंदर 53.7 डिग्री टेम्परेचर था, ये मैक्सिमम टेम्परेचर। और बलूचिस्तान के कौन से शहर में था, ये तुर्बत के अंदर था। वैसे तो सिब्बी, जैकबाबाद ये भी गर्म इलाके हैं, लेकिन ये तुर्बत के अंदर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया। The earth is divided into two equal parts by equator। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो
ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। इन हाउ मेनी जोन्स द अर्थ इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। अब वाकई ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी पास पेपर में आया हुआ है जी कि ज़मीन को कितने जोन में तकसीम किया गया है, किसकी बेस पे, क्लाइमेट की, अब वहाँ की बेसिस पे। तो ये इसका आंसर है 3। विच जोन ऑफ अर्थ रिसीव वर्टिकल सनरेज, जो कौन सा जोन है ज़मीन का जो वर्टिकल सनरेज को रिसीव करता है, यही ट्रॉपिकल रीजन है। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन ऑफ पोलर जोन इज़, जो पोलर जोन है उसका आबोहवा एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ठंडी होती है। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन ऑफ टेम्परेचर जोन इज़, और जो टेम्परेचर जोन है उसका जो क्लाइमेट है वो मिल्ड होता है, दरमियाना होता है, ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत गर्म, और ये दरमियाना होता है। द मिनिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान वाज -18 डिग्री सेंटीग्रेड इन कोयटा ऑन 8 जनवरी 1970, whereas it was -51 डिग्री सेंटीग्रेड एट केटू पीक। तो ये फिल की हुई है क्योंकि सबसे मिनिमम टेम्परेचर -18 डिग्री कोयटा में 8 जनवरी 1970 और केटू के ऊपर -51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगला एमसीक्यू है, ड्यू टू स्मोक एंड गैसेस emitted from factories and vehicles the average temperature of the earth is। कहता है कि जो धुआं और गैसेस हैं जो फैक्ट्रीज और जो फैक्ट्रियों में से और गाड़ियों से निकल रहा है, तो जो ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे ये ग्लोबल वार्मिंग इसे कहते हैं। तो इसके साथ हमारे जनरल साइंस क्लास 4 के चैप्टर नंबर 8 और 7 मुकम्मल हो चुके हैं। मज़ीद वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मज़ीद एमसीक्यूज़ के साथ। तो चैप्टर नंबर 9 और 10 करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching and love you all.